सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। साइंसी मुगालतों की सीरीज में आज हम एक नए साइंसी मुगालते और उसकी साइंसी वजाहत के साथ हाजिर हैं। हमारे यहाँ ये मुगालता आम है कि साइंसदानों के मुताबिक इंसान का इर्तिका चिंपैंजी से हुआ या इंसान मौजूदा बंदरों से बना, लेकिन साइंस ऐसा कोई दावा नहीं करती। इस ज़िम्न में ये बात दिलचस्प है कि पहला मुगालता तो यही है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि इर्तिका का नजरिया सिर्फ इंसान के वजूद की वजाहत करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इर्तिका का नजरिया बायोलॉजी का बुनियादी नजरिया है जो बैक्टीरिया और अमीबा से लेकर इंसान, हाथी, वेल गरज के हर नौ के वजूद की वजाहत करता है। लेकिन अक्सर लोगों को सिर्फ इस सवाल में दिलचस्पी होती है कि इंसान जमीन पर कैसे ज़हूर पजीर हुआ। इसलिए अक्सर लोग इर्तिका के नजरिए को सिर्फ इंसान के इर्तिका के तनाजुर में ही देखना चाहते हैं। अगर हम जिस्मानी बनावट की बात करें तो तमाम अनवा में चिंपैंजी और बोनोबो दो ऐसी अनवा हैं जिनकी जिस्मानी साख इंसानी जिस्म की साख से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि बिलफर्ज अगर किसी और सैयारे से कोई जहीन मखलूक जमीन पर आती है और तमाम जमीनी अनवा का मुशाहदा करती है, तो वो नौ, वो एलियन अगर ये जानना चाहें कि कौन से स्पीशीज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इंसान और चिंपैंजी को देखकर वो यकीनन यही कहेंगे कि ये दोनों अनवा आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग जबरदस्ती चिंपैंजी और इंसान को अलग अलग दिखाने के लिए इस बात पर भी जोर देते मालूम होते हैं कि चिंपैंजी और इंसान में मुशाबहत नहीं है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया था कि इसको आप अगर ये तस्वर करें कि कोई एलियन आकर ये देखता है कि कौन सी अनवा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिसका पहले से कोई ये तस्वर मौजूद नहीं है कि इंसान बाकी अनवा से अलग है, तो वो मुकम्मल मारूजियत के साथ जब मुशाहदात करेगा तो वो क्या नतीजा निकाले। बहरहाल हमारा सवाल ये है कि इंसान और चिंपैंजी में जो जिस्मानी मुशाबियत है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान का इर्तिका चिंपैंजी या बोनोबो से हुआ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इर्तिका के नजरिए का एक बुनियादी असूल यह है कि कोई मौजूदा नौ किसी दूसरी मौजूदा नौ से इर्तिका पजीर नहीं हुई। अगर दो अनवा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं तो इसका मतलब अमूमन यह होता है कि माजी में इनके अजदाद मुश्तरका रहे हैं जिनसे वो दोनों अनवा इर्तिका पजीर हुई हैं। इंसान और चिंपैंजी के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। आज से लगभग 70 लाख साल पहले इंसान और चिंपैंजी के अजदाद मुश्तरका थे। गोया आज से लगभग 70 लाख साल पहले हमारे और चिंपैंजी के अजदाद अलग अलग हुए। इस लिहाज से चिंपैंजी और इंसान एक दूसरे के इर्तिकाई कजन हैं। हमें ऐसे कई फॉसिल्स मिल चुके हैं जो ऐसे इंसानी अजदाद के हैं जो चिंपैंजी के अजदाद से अलग होने के बाद इर्तिका पजीर हुए। ये तमाम के तमाम फॉसिल्स अफ्रीका में दरियाफ्त हुए। मसलन हमारे पास आर्डिपिथेकस के फॉसिल्स मौजूद हैं जो लगभग 44 लाख साल पुराने हैं। इस नौ में इंसान और चिंपैंजी दोनों से काफी मुमासलत पाई जाती है। उसके बाद के फॉसिल में जूं जूं हम मौजूदा होमोसेपियंस के करीब आते हैं, फॉसिल्स में चिंपैंजी की मुमासलत कम होती जाती है और मौजूदा इंसानों से मुमासलत बढ़ती चली जाती है। इन फॉसिल्स में ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरेंसिस खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जिनका सबसे मशहूर फॉसिल लूसी के नाम से जाना जाता है। लूसी के फॉसिल्स लगभग 40 लाख साल पुराने हैं और ये नाव दो पांव पर चलती थी, अगरचे इसके जिस्म का ऊपर का स्ट्रक्चर यानी बाजों की साख्त ये बताती है कि ये दरख्तों पर भी रहते थे और मौजूदा चिंपैंजीज की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगा कर भी जा सकते थे। लेकिन इनके कूल्हे की हड्डियों का स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये जमीन पर देर तक पैदल भी चल सकते थे। ये भी ध्यान में रखिए कि चिंपैंजी, बोनोबो, गोरिल्ला और
कई दूसरे प्राइमेट्स जरूरत पड़ने पर 2 पांव में चल सकते हैं, लेकिन उनके जिस्म का स्ट्रक्चर देखें तो 2 पांव पर चलने के लिए उन्हें खासी मेहनत करना पड़ती है और थोड़ी ही देर में वो थक जाते हैं और 4 पांव पर चलना शुरू कर देते हैं। इसके बरक्स लूसी के फॉसिल से हमें यह मालूम होता है कि ये नाव देर तक पैदल चल सकती थी। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, लूसी की नाव आज से लगभग 40 लाख साल पहले जमीन पर मौजूद थी। आज से 24 लाख साल पहले जमीन पर होमो हैबिलस की नाव मौजूद थी। उसके बाद 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस की नाव मौजूद थी, और ये वो नाव है जिसमें खाना पकाने का यानी आग जलाने का के शवाहद मिलते हैं। और उसके अलावा होमो इरेक्टस हथियार बनाने के भी काबिल थी, जो हथियार बहुत सादा थे, लेकिन ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि वो छड़ियों से या दरख्तों की छड़ियों को नोकीला बनाकर उनसे या फिर पत्थरों को तोड़कर उनसे चाकू बना सकते थे और उससे शिकार कर सकते थे। आज से लगभग 4 लाख साल पहले निएंडरथाल्स और डेनिसोवन्स की अनवा मौजूद थी, जो बहुत ज्यादा हद तक इंसानों से मिलते जुलते थे। और अब हमें होमो सेपियंस के अलावा निएंडरथाल्स और डेनिसोवन्स के डीएनए के सैंपल्स भी मिल चुके हैं, और अब हम जानते हैं कि इंसान और निएंडरथाल्स और इंसान और डेनिसोवन्स और निएंडरथाल्स और डेनिसोवन्स इन तमाम में जिनसी ताल्लुकात रहे हैं। यानी ऐसे फॉसिल्स भी मिल चुके हैं जो निएंडरथाल्स और डेनिसोवन्स की औलाद थे, और आज इंसानों में किसी हद तक निएंडरथाल्स और डेनिसोवन्स का डीएनए मौजूद है, जिससे यह साबित होता है कि इन तीनों अनवा के आपस में जिनसी ताल्लुकात रहे हैं। होमो सेपियंस के सबसे ज्यादा पुराने फॉसिल्स 3 लाख साल पुराने हैं, जिसका मतलब यह है कि कम से कम 3 लाख साल से इंसान मौजूदा हालत से जमीन पर मौजूद है। यह ऐसा मुमकिन है कि आइंदा कोई ऐसा फॉसिल मिल जाए जो मौजूदा इंसानों के स्ट्रक्चर का हो, लेकिन वो 3 लाख साल से भी पुराना हो। लेकिन अभी तक जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें सबसे पुराना होमोसेपियन का फॉसिल जो है वो 3 लाख साल पुराना है। हमारे पास चिंपैंजी और इंसान की मुश्तरका जद के फॉसिल्स मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि फॉसिल्स इर्तिका का वाहिद सबूत नहीं है। हम इससे पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी में पिछली चंद दिहाइयों में बेपनाह तरक्की हुई है, और अब हम किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एटमों के लेवल पर तब्दीलियों के तकाबली जायजे से मुकम्मल ट्री ऑफ लाइफ तश्कील दे सकते हैं। और जब हम इंसान और चिंपैंजी के डीएनए का मौजना करते हैं तो इनके डीएनए में इस कदर मुमासलत है कि इन दोनों के इंतहाई करीबी इर्तिकाई ताल्लुक महज डीएनए के तकाबली जायजे से ही साबित हो जाता है। इन दोनों अनवा के डीएनए के तकाबली जायजे के बारे में तफसीली वीडियो जल्द ही आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में म्यूटेशन की शरह लाखों सालों की स्केल पर कदरे कांस्टेंट होती है, इसलिए किसी भी 2 अनवा के डीएनए में म्यूटेशंस की तादाद से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के अजदाद कब अलग अलग हुए। यानी जब हम इंसान और चिंपैंजी के डीएनए का मौजना करते हैं तो बहुत सी म्यूटेशंस ऐसी हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। यानी इंसान के डीएनए में भी वही म्यूटेशंस हैं और चिंपैंजी के डीएनए में भी वही म्यूटेशंस हैं, लेकिन दूसरे मैमल्स में वो म्यूटेशंस नहीं है। इससे हमें ये इल्म होता है कि मैमल्स से ग्रेट एप्स के इर्तिकाई प्रोसेस में वो म्यूटेशंस पहले से हो चुकी थी जो इंसान और चिंपैंजी के अजदाद में मौजूद थी, इसलिए वो इंसान और चिंपैंजी दोनों के डीएनए में पाई जाती हैं। और वो म्यूटेशंस जो इंसान में अलग हैं, चिंपैंजी के डीएनए में नहीं है, या चिंपैंजी के डीएनए में है, इंसान के डीएनए में नहीं है, वो हमारे अजदाद के अलग अलग होने के बाद हुई। तो इन म्यूटेशंस की तादाद से जो इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में अलग अलग हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के अजदाद कब अलग हुए। इस टेक्नोलॉजी को मॉलिक्यूलर क्लॉक कहा जाता है। गोया मॉलिक्यूलर क्लॉक की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान और चिंपैंजी के मुश्तरका अजदाद आज से लगभग 60 से 70 लाख साल पहले मौजूद थे।
अब ये मुमकिन है कि आप ये सवाल करें कि क्या मॉलिक्यूलर क्लॉक इस कदर काबिल एतमाद होता है कि इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में म्यूटेशन से हम ये मालूम कर सकें कि इनके अजदाद मुश्तरका कब रहे हैं। जी हाँ, मॉलिक्यूलर क्लॉक की टेक्नोलॉजी इंतहाई काबिल एतमाद समझी जाती है क्योंकि इसे सैकड़ों मुख्तलिफ अनवा पर टेस्ट किया जा चुका है। ऐसी अनवा जिनके हजारों इर्तिकाई फॉसिल्स मौजूद हैं, और इन फॉसिल्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम इन फॉसिल्स की उम्र का अंदाजा बहुत प्रिसीशन से लगा सकते हैं। अब देखिए कि रेडियोमेट्रिक टेक्नोलॉजी जिससे हम फॉसिल्स की उम्र का अंदाजा लगाते हैं वो तापकारी के असूल पर चलती है, जबकि मॉलिक्यूलर क्लॉक की टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल्स में जीनियाती तब्दीलियों की शरह की पैमाइश करती है। यानी ये दो टेक्नोलॉजीज बिल्कुल मुख्तलिफ असूलों पर चलती हैं। इसके बावजूद अगर इन दोनों तरीकों से टेस्ट किए गए फॉसिल्स या टेस्ट किए गए डीएनए के नताइज एक से निकले तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज यानी रेडियोमेट्रिक डेटिंग और मॉलिक्यूलर क्लॉक दोनों काबिल एतमाद टेक्नोलॉजीज हैं। बहरहाल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे पास कई ऐसी अनवा हैं जिनके हजारों इर्तिकाई फॉसिल्स मौजूद हैं, और इन फॉसिल्स की उम्र रेडियोमेट्रिक डेटिंग से मालूम की जा सकती है। और चूंकि इनके ट्रांजिशनल फॉसिल्स भी मौजूद हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले एक वीडियो में अर्ज किया था कि समुद्री मैमल्स मसलन बेल या डॉल्फिन वो जमीनी मैमल से इर्तिका पजीर हुए हैं, और इस इर्तिका के जो ट्रांजिशन फॉसिल्स हैं वो इतने ज्यादा तादाद में और इतनी ज्यादा स्टेजेस में मालूम दरियाफ्त किए जा चुके हैं कि अब इस बारे में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि समुद्री मैमल्स का इर्तिका जमीनी मैमल से हुआ। और चूंकि इनके मुख्तलिफ समुद्री मैमल्स के डीएनए भी मौजूद हैं, जमीनी मैमल्स के डीएनए भी मौजूद हैं, और ट्रांजिशनल फॉसिल्स भी मौजूद हैं, तो ट्रांजिशनल फॉसिल से हम ये मालूम कर सकते हैं कि समुद्री मैमल्स और जमीनी मैमल्स के अजदाद मुश्तरका कब थे, और डीएनए की तकाबली जायजे से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इन अनवा में और जमीनी मैमल्स में कौन कौन सी म्यूटेशन हो चुकी हैं। इस तरह हम ये मालूम कर सकते हैं कि हजारों या लाखों सालों की स्केल पर म्यूटेशंस की औसत शरह क्या होती है। चनाचे हम इंसान और चिंपैंजी के डीएनए के मुआवजे से मॉलिक्यूलर क्लॉक का इस्तेमाल करके ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे अजदाद कब अलग हुए। तो इस मुआवजे से हमें मालूम होता है कि इंसान और चिंपैंजी के अनवा के अजदाद लगभग 60 से 70 लाख साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे। तो मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि मॉलिक्यूलर क्लॉक इंतहाई काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी है जिसे कई तरीकों से टेस्ट किया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहिरीन सिर्फ इंसान और चिंपैंजी का ही नहीं बल्कि बहुत से अनवा के अर्तिकाई स्टेजेस का डाटा इकट्ठा कर चुके हैं और उन्हें टेस्ट कर चुके हैं। चनाचे जब ये टेक्नोलॉजी हमें यह बताती है कि इंसान और चिंपैंजी के मुश्तरका अजदाद लगभग 60 से 70 लाख साल पहले मौजूद थे, तो साइंसदान इस नतीजे को इंतहाई काबिल एतमाद समझते हैं। बहरहाल, इस तमाम बहस का नतीजा यह निकला कि इंसान का इर्तिका चिंपैंजी से नहीं हुआ। इंसान और चिंपैंजी के अजदाद मुश्तरका थे जो आज से लगभग 60 से 70 लाख साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे। ये भी ज़हन में रखिए कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, इर्तिका का नजरिया सिर्फ इंसानों पर ही अप्लाई नहीं होता, तमाम अनवा पर यकसां अप्लाई होता है। इसलिए महज इंसानों के इर्तिका पर फोकस करना दुरुस्त नहीं है, और अमूमन जब हम सिर्फ इंसान के इर्तिका पर फोकस करते हैं और उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो ये अमूमन मोटिवेटेड रीजनिंग होती है, यानी हम इंतहाई शिद्दत से चाहते हैं कि इंसान के इर्तिका को गलत साबित करते हैं। आइंदा किसी और साइंसी मुगालते और उसके साइंसी वजाहत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।